हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड ये है हमारा फोर्थ लेक्चर, फोर्थ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट। एंड आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इससे पहले के जो 3 पार्ट्स थे उसमें मैंने ये सारे टॉपिक जो आपको स्क्रीन पे इस टाइम दिख रहे हैं, ये सारे टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हम पढ़ चुके हैं, इकोनॉमिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिया है, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हैं, पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हैं, एंड इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी, सिंपल इकोनॉमी, कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी, एंड ये जो 3 टाइप की और इकोनॉमी होती है, मिक्स्ड इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी एंड कंट्रोल्ड इकोनॉमी, ये सब हम लोग पिछले फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में पढ़ा था। और थर्ड पार्ट में हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम पढ़ा था। ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमने पढ़ी थी और हमने पढ़ा था कि सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है। ठीक है, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट हमने देखा था। ठीक है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने ये जो तीनों पार्ट्स थे ये देख भी लिए होंगे। वैसे अगर नहीं देखे तो कोई बात नहीं, बट कोशिश करिएगा कि इस लेक्चर के बाद आप देख लें, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट अगर हम सीक्वेंस में पढ़ते हैं ना, तो हमें ज्यादा अच्छे से उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, वो सब्जेक्ट हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो कोशिश किया करिए कि सीक्वेंस में पढ़ा करिए। इसीलिए मैं अपने हर जो वीडियोस हैं उनके थंबनेल में नंबरिंग भी कर देती हूँ, 1 2 3। तो दिस इज आवर फोर्थ पार्ट, ये हमारा अब चौथा पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है। एंड प्लीज मेरे वीडियोस को अपने तक ही मत रखिएगा, मैं हर लेक्चर में कहती हूँ, इस बार भी कह रही हूँ, इन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, अपने जूनियर्स के साथ, क्योंकि मेरा पर्पस है, मैं ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहती हूँ, स्पेशली द नीडी वन, स्पेशली उन स्टूडेंट्स को जो किसी भी रीजन के कारण कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, कोचिंग्स की महंगी फीस नहीं दे पा रहे हैं। तो वो स्टूडेंट आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे यूट्यूब चैनल से आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और मेरा ये जो पर्पस है, मेरा ये जो एम है ना, ये तभी फुलफिल हो पाएगा जब आप मेरे वीडियोस को शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ। ठीक है, तो जरूर शेयर करिएगा। कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग माय चैनल। और अगर मेरे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करिएगा, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। राइट, तो चलिए मैं जरा बता देती हूँ कि आज के लेक्चर में हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में कौन कौन से सब टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का क्या मतलब होता है। ठीक है, उसका ग्राफ से उसको समझेंगे, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। फिर उसके बाद मैं बताऊंगी कि कौन कौन सी कंडीशन होती है जिसमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शिफ्ट होता है या रोटेट होता है। उसके बाद मैं आपको प्रोडक्शन पीपीसी कर्व जो है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की 2 प्रॉपर्टीज बताऊंगी। और उसके बाद हम पढ़ेंगे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हम आज के लेक्चर में करने वाले हैं। ठीक, तो फिर चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, अब जरा हम इसको तोड़ देते हैं, प्रोडक्शन अलग, पॉसिबिलिटी अलग एंड कर्व अलग। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, तो हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, दिस इज अ कर्व, ये कर्व है, ग्राफ है, विच शोज द पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अगर 2 प्रोडक्ट हैं, सपोज करिए 2 प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई, तो इन 2 प्रोडक्ट के क्या डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्या ऑल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं प्रोडक्शन की। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड है। रिसोर्स हमारे पास, रिसोर्स मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे लैंड हुआ, लेबर हुआ, कैपिटल हुआ, जो भी रिसोर्सेज हैं वो तो हमारे पास, जो भी संसाधन है वो तो हमारे पास लिमिटेड है। टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है। ठीक है, तो उसी टेक्नोलॉजी से हमें अगर 2 प्रोडक्ट बनाने हैं, ठीक है, उसी टेक्नोलॉजी उसी रिसोर्स को यूज करते हुए अगर हमें 2 प्रोडक्ट बनाने हैं, तो उन 2 प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन होगा उसके जो डिफरेंट ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस जो हो सकते हैं, उन्हीं को जब ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसी को कहा जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये बात समझ में आई? ये वो कर्व है विच शोज द ऑल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, जो डिफरेंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शो करता है ऑफ 2 गुड्स। अगर हम 2 गुड्स बनाते हैं, ठीक है, 2 कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं और हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो उन वो 2 प्रोडक्ट कितने बनेंगे, कितने क्वांटिटी में बनेंगे, उसको जब हम कर्व के फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में जब शो करते हैं, तो उसी को कहा जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक, समझ में आया? वैसे अभी मैं एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, अच्छा, ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, इसके 2 नाम और हैं। पहला नाम क्या है? प्रोडक्शन बाउंड्री या प्रोडक्शन फ्रंटियर भी इसे कहा जाता है।
ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है इसका नाम प्रोडक्शन बाउंड्री या प्रोडक्शन फ्रंटियर भी कहा जाता है। देखिए ऐसे करके इसका ग्राफ बनता है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगी नेक्स्ट स्लाइड में और डिटेल में, पर फिलहाल मोटा मोटा बता देती हूँ। सपोज करिए यहाँ पे एक प्रोडक्ट है, ठीक है, एक प्रोडक्ट ए ये बन रहा है और एक प्रोडक्ट बी ये है, ठीक है। दो प्रोडक्ट है, इनको हम ऐसे करके प्लॉट करते हैं। एक्स एक्सिस पे हमने प्रोडक्ट ए को प्लॉट किया, वाई एक्सिस पे प्रोडक्ट बी को प्लॉट किया, ठीक है। तो इसका जब ग्राफ बनता है ना, मैं बताऊंगी अभी कैसे बनता है। तो इसका जो ग्राफ बनता है, इस ग्राफ को पीपीसी तो कहते ही हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व तो कहते ही हैं, साथ में इसको प्रोडक्शन बाउंड्री या प्रोडक्शन फ्रंटियर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये शो करता है, ये जो ग्राफ होता है ये शो करता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन। ये जो प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट बी है, इसका मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन कितना हो सकता है विद द गिवन रिसोर्सेज, ठीक है। अगर हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, और रिसोर्सेज तो मैंने बताया था ना, इकोनॉमिक्स में मेन मुद्दा ही यही है कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं एंड वांट्स अनलिमिटेड है। इकोनॉमिक्स में यही तो मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, यही मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज से हम मैक्सिमम पॉसिबल कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, प्रोडक्ट ए का, प्रोडक्ट बी का, ये हमें इस ग्राफ से पता चलता है, ठीक है। तो एक बाउंड्री बनती है, तो इसी को कहते हैं प्रोडक्शन बाउंड्री या प्रोडक्शन फ्रंटियर, और यही होता है पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो इसका दूसरा नाम तो हो गया प्रोडक्शन बाउंड्री या प्रोडक्शन फ्रंटियर, जो ये शो करता है मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन, प्रोडक्ट ए का और प्रोडक्ट बी का मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन ये शो करता है। फिर इसका एक और नाम है, तीसरा नाम क्या है, इसको ट्रांसफॉर्मेशन लाइन या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं। ये जो कर्व बनेगा अभी, तो इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन लाइन या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंज होना। यहाँ पे जैसे जैसे आप, ये देखिए मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट ए को शो किया है, यहाँ प्रोडक्ट बी को शो किया है। जैसे जैसे आप प्रोडक्ट ए का प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे आप प्रोडक्ट ए का प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे, प्रोडक्ट बी का प्रोडक्शन क्या होगा, वो कम होता जाएगा। क्यों कम होता जाएगा? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज तो उतने ही है, हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो उतना ही है, उतना ही लैंड है, उतना ही कैपिटल है, चाहे प्रोडक्ट ए बना लो चाहे प्रोडक्ट बी बना लो। तो जैसे जैसे आप प्रोडक्ट ए का प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे, प्रोडक्ट बी क्या करना पड़ेगा, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, प्रोडक्ट बी का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो रहा है, प्रोडक्ट बी किस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, प्रोडक्ट ए में, ठीक है। एज मोर एंड मोर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए इज मेड, जैसे जैसे आप प्रोडक्ट ए का ज्यादा से ज्यादा यूनिट बनाते जाएंगे, प्रोडक्ट बी का यूनिट कम होता जाएगा, उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा आपको। तो क्या होगा, प्रोडक्ट बी जो है ट्रांसफॉर्म हो जाएगा प्रोडक्ट ए में। यहाँ पे एक्स वाई करके रिप्रेजेंट किया है, जो गुड वाई है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा गुड एक्स में, ठीक है। तो इसीलिए इसका तीसरा नाम क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी इसे कहते हैं, ठीक है। तो इवन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक एमसीक्यू मैंने कराया भी था कि ये जो पीपीसी कर्व है इसके और ऑल्टरनेटिव और क्या नाम है। तो पीपीसी कर्व का एक और नाम है प्रोडक्शन बाउंड्री या प्रोडक्शन फ्रंटियर, फिर एक और नाम भी है ट्रांसफॉर्मेशन लाइन या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। तो इसके तीन नाम है, ठीक है। तो अब मुझे लगता है आपको पीपीसी कर्व काफी अच्छे से आप समझ में आ गया होगा। चलिए, तो यानी डिटेल में एक डिफिनीशन देख लेते हैं। तो पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक कर्व है विच शोज द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। कोई भी जो दो गुड्स हैं जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, सपोज करिए गुड ए है और इधर गुड बी है, ठीक है। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड ए एंड बी जो आप प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स ए एंड बी जो आप प्रोड्यूस करते हैं विद द अवेलेबल रिसोर्सेज। मेन मुद्दा यही है कि रिसोर्सेज अवेलेबल जो हमारे पास है वो लिमिटेड है, तो उससे जो आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन गुड ए का और गुड बी का जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस करते हैं और उससे जो कर्व प्रोड्यूस होता है उसी को कहा जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। यानी वो कर्व विच शोज द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स, जो डिफरेंट संभावनाएं शो करें प्रोडक्शन की दो गुड्स की, ठीक है। क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, हम ऐसा नहीं कर सकते जो गुड ए है और गुड बी है पूरा का पूरा फुल क्वांटिटी में इनको प्रोड्यूस कर दें, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हम गुड्स ए ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो गुड बी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, गुड बी ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो गुड ए को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो पीपीसी कर्व है इसमें कुछ एजम्पशंस भी हैं, तीन बेसिक एजम्पशन है। क्या क्या? पहला है कि रिसोर्सेज आर गिवन,
रिसोर्सेज लिमिटेड है, रिसोर्सेज दिए गए हैं, ठीक है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, दिस इज द फर्स्ट एजम्पशन। दूसरा एजम्पशन क्या है कि रिसोर्सेज फुल्ली एंड इफिशिएंटली यूटिलाइज किए जा रहे हैं। एंड तीसरा एजम्पशन इसमें ये है कि जो भी टेक्निक है, जो भी टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, दैट इज कांस्टेंट। ठीक, तो ये इस पीपीसी कर्व में 3 अजम्पशन हम लेके चलते हैं। ठीक, अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सपोज करिए गुड्स हैं, 2 गुड्स हैं, एक हमने लिया है राइस चावल और एक है क्लोथ। राइस को लाख टन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और क्लोथ को बेल्स में, ये इसकी यूनिट है, उसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो डिफरेंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? ये डिफरेंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी ए बी सी डी ई। ठीक है, जब राइस को हम 100 लाख टन प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो क्लोथ, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, उतने ही रिसोर्सेज हैं, तो क्लोथ के प्रोडक्शन के लिए हमारे पास रिसोर्स बचते ही नहीं है। फिर जब राइस का हमने प्रोडक्शन थोड़ा सा कम कर दिया, हमने 90 लाख टन राइस प्रोड्यूस की, तो हमारे पास रिसोर्स बच गया, तो हमने क्लोथ का 1000 बेल्स क्लोथ का प्रोडक्शन किया। फिर राइस का प्रोडक्शन थोड़ा और हमने कम कर दिया, 70 लाख टन हमने जब राइस का प्रोडक्शन किया, तो हम क्लोथ का 2000 बेल्स प्रोडक्शन कर पाए। ऐसे ही डी कॉम्बिनेशन क्या है, जब राइस 40 है तो क्लोथ 3 हो गया, 3 यूनिट। ठीक है, ऐसे ही ई कॉम्बिनेशन क्या है कि जब हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं, हमने पूरे रिसोर्सेज को यूज कर लिया क्लोथ के प्रोडक्शन में, तो राइस का प्रोडक्शन क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं। तो अगर इन्हीं डिफरेंट पॉसिबिलिटीज को हम ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, हमने एक्स एक्सिस पे शो किया क्लोथ, ठीक है, एक्स एक्सिस पे क्लोथ को शो किया, वाई एक्सिस पे राइस को शो किया, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, इस पे राइस को शो किया। तो और ये जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, अब इनको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। यहाँ पे क्लोथ में कर दीजिए, क्लोथ 1 2 3 4 है ना, तो यहाँ पे क्लोथ की नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 ऐसे कर दिया। और राइस किस में, 190 70 40 ऐसे है, तो हमने 10 के रेंज में 10 20 30 40 ऐसे करके कर दिया। ठीक है, अब चलिए ये जो 5 पॉसिबिलिटीज हैं ए बी सी डी ई, इनको प्लॉट करते हैं। ए क्या है, 100 एंड 0, यानी राइस का 100 क्लोथ का 0, यानी पहला पॉइंट। अगली पॉसिबिलिटी क्या है, 90 एंड 1, यानी राइस का 90 और क्लोथ का क्या हुआ, 1। ठीक, अगला क्या है 70 20, यानी राइस का 70, ठीक है, और क्लोथ का 2। अगला क्या है, डी पॉसिबिलिटी क्या है, राइस का 40, राइस का ये लिया 40 और क्लोथ का लिया 3। ठीक है, अगली पॉसिबिलिटी क्या है, राइस 0 हो जाए और क्लोथ क्या हो जाए, 4। ठीक, ये पॉसिबिलिटी हुई। अब इनको ज्वाइन कर देंगे तो हमारा बन गया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये मेरी पेन थोड़ी ठीक नहीं चल रही है तो थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ये बन गया आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, और इसके 3 नाम है। पहला क्या है, पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, या इसको ट्रांसफॉर्मेशन लाइन या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं, या इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहा जाता है। ठीक है, अब 3 एजम्पशन जो मैंने बता दिए थे, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, रिसोर्स फुल्ली यूटिलाइज हो रहे हैं एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज दिए गए हैं। तो यही है सिंपल सा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट। जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये जो कर्व आपने बनाया है, अगर कोई पॉइंट यहाँ पर लाई करता है, इस कर्व के बाहर कोई पॉइंट यहाँ पे लाई करता है, तो इट शोज द अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट। इसका मतलब क्या है, ये जो पॉइंट है अगर इस कर्व के बाहर लाई करता है, तो ये शो करता है कि ये जो आउटपुट, ये जो शो कर रहा है कि क्लोथ का प्रोडक्शन इतना है, ठीक है, एंड राइस का प्रोडक्शन इतना है, ये जो पॉइंट है ये क्या शो कर रहा है कि ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट है, दिस इज अनअटेनेबल, यानी इतना प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट, दिस इज लिमिटेड। तो अगर कोई पॉइंट इसके बाहर लाई करता है, तो वो पॉइंट क्या होता है, अनअटेनेबल, यानी उतना प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, और अगर कोई पॉइंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे लाई करता है या इसके अंदर लाई करता है, तो ये शो करता है कि इट इज अटेनेबल, अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट, यानी इतना आउटपुट अटेन किया जा सकता है, इतना आउटपुट प्रोड्यूस किया जा सकता है। ये बात समझ में आई? कोई भी पॉइंट अगर कर्व पे है या उसके अंदर है, यानी उतना प्रोडक्शन किया जा सकता है, वो प्रोडक्शन जो कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट है वो प्रोड्यूस किया जा सकता है। बट अगर कोई
मतलब कोई पॉइंट अगर इस कर्व के बाहर है, यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर कोई बाहर एक पॉइंट है, तो ये शो करता है कि दिस इज अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट, यानी इतना कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट ये प्रोड्यूस किया ही नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए मैंने बताया था ना, ये जो कर्व है ये शो करता है मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन विद अ गिवन रिसोर्सेज। ये जो कर्व है ये शो करता है कि मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन इतना ही हो सकता है। अगर हमारे पास रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है तो मैक्सिमम प्रोडक्शन इतना ही किया जा सकता है। अगर कोई पॉइंट इसके बाहर है यानी दैट इज अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट, वो अनअटेनेबल है, उतना प्रोडक्शन किया ही नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी थोड़ा सा क्लियर होना जरूरी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि पीपीसी कर्व, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, ये किन कंडीशन में शिफ्ट होता है या रोटेट होता है, किन कंडीशंस में। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है चेंज इन रिसोर्स। अगर रिसोर्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया है, जैसे सपोज करिए यहाँ पे गुड एक्स है, कोई भी एक्स प्रोडक्ट है, यहाँ पे वाई प्रोडक्ट है, आपने वाई एक्सिस पे वाई प्रोडक्ट शो किया, एक्स एक्सिस पे एक्स प्रोडक्ट शो किया। ठीक है, अगर रिसोर्सेज बढ़ा दें, ठीक है, जो भी लैंड, लेबर, कैपिटल, हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जिनसे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर वो बढ़ा दिए जाएं तो क्या होगा? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विल शिफ्ट, वो तो शिफ्ट हो जाएगा ना, अब ज्यादा प्रोडक्शन होगा। पहले हमारे पास लिमिटेड कैपिटल था, कैपिटल कम था, लिमिटेड था, ठीक है, तो हम ए और बी जो प्रोडक्ट हैं, जो एक्स और वाई प्रोडक्ट हैं, उनका इतना प्रोडक्शन हम मैक्सिमम कर पाते थे। लेकिन जब हमारे पास कैपिटल और बढ़ गया, हमारे पास रिसोर्सेज और बढ़ गए, तब हम क्या करेंगे? ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे। ठीक है, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विल शिफ्ट, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शिफ्ट हो जाएगा आउटवर्ड, बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, ये बात समझ में आ रही है ना? व्हेन रिसोर्सेज आर इंक्रीज, जब रिसोर्स बढ़ जाएंगे तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि अब हम ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, गुड ए का, गुड बी का हम ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास रिसोर्सेज और बढ़ गए हैं। ठीक है, हमारे पास कैपिटल और बढ़ गया है, लेबर और बढ़ गया है। लेकिन अगर इसी की जगह हमारे पास रिसोर्सेज कम हो गए, तो पहले मेरा जो बजट था वो सपोज करिए 1 लाख का था, तब हम गुड एक्स और गुड वाई बनाते थे। अब अगर सपोज करिए किसी रीजन से हमारा बजट कम हो गया, कैपिटल कम हो गया, अब बजट केवल 50,000 का है, तो क्या होगा? कम यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाएंगे हम। गुड एक्स और गुड वाई जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, दो जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनका प्रोडक्शन अब क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विल शिफ्ट इनवर्ड, वो अब अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, जब पहले हमारे पास जितने रिसोर्सेज थे उससे इतना प्रोडक्शन था, बट रिसोर्सेज घट गए, तो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इनवर्ड। तो ये पहली कंडीशन है जब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शिफ्ट होता है। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी है चेंज इन टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी चेंज हुई, ठीक है, जिस भी टेक्नोलॉजी से हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर वो चेंज हो गई, तो उस केस में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शिफ्ट नहीं होता, रोटेट हो जाएगा। जैसे सपोज करिए जो हम गुड एग्स बनाते थे, ठीक है, हम जो गुड एग्स बना रहे थे, उसमें अब हमें कोई नई टेक्नोलॉजी मिल गई है जिससे अब हम बहुत ज्यादा, मतलब बहुत अच्छा प्रोडक्शन कर सकते हैं गुड एग्स का। ठीक है, तो जब पहले जो टेक्नोलॉजी थी उससे हम केवल इतना ही प्रोडक्शन, ये जो है ना, मेरी ये पेन ठीक नहीं चल रही है, ब्लू लाइन बेसिकली है, पहले जो टेक्नोलॉजी थी उससे हम इतना प्रोडक्शन कर पा रहे थे। लेकिन अब हम और इफिशिएंट टेक्नोलॉजी हमें अगर मिल गई है गुड एग्स को प्रोड्यूस करने के लिए, तो क्या होगा? गुड एग्स का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उस केस में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विल रोटेट, ये रोटेट हो जाएगी। ठीक है, जहां बी प्रोडक्शन हो रहा था, अब B1 प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व B1 पे आ जाएगा, और इधर ए पे तो वैसे ही रहेगा। ठीक है, गुड वाई का तो उतना ही प्रोडक्शन हो रहा है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और इसी की जगह अगर दूसरा केस हो कि अगर हमें गुड वाई, जो दूसरा गुड है, उसको प्रोड्यूस करने के लिए हमें कोई इफिशिएंट टेक्नोलॉजी मिल जाए, ठीक है, गुड वाई को प्रोड्यूस करने के लिए अगर हमें कोई इफिशिएंट टेक्नोलॉजी मिल जाए, तो उस केस में क्या होगा? पहले जो गुड वाई है उसका ए यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा था, अगर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी मिल जाए तो अब हम और ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे, अब हम A1 का प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विल रोटेट, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये वाई एक्सिस पे इस तरीके से रोटेट हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा कर्व ये वाला। ठीक, तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि गुड एक्स और गुड वाई दोनों को प्रोड्यूस करने के लिए हमें और अच्छी टेक्नोलॉजी मिल गई है। ठीक है, तो क्या होगा? ए का भी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, मतलब गुड वाई का भी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और गुड एक्स का भी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। बी से ये B1 पे चला जाएगा, ए से ये A1 पे चला जाएगा, यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विल शिफ्ट।
ये क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चेंज इन टेक्नोलॉजी, तो ये दूसरी कंडीशन है जिस कंडीशन में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, इस कंडीशन में शिफ्ट हो जाता है और इन दोनों कंडीशन में रोटेट हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं जल्दी से आपको दो प्रॉपर्टी बता देती हूँ। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की दो प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी है कि ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है इट इज स्लोप्स डाउनवर्ड। आपको दिख भी रहा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व लेफ्ट साइड से राइट साइड तक ये क्या है, डाउनवर्ड स्लोप है। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोप क्यों है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि देखिए हमारे पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, मैंने बताया था रिसोर्सेज आर कांस्टेंट, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो जैसे जैसे हम एक यूनिट का प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे हम जो भी गुड ए है, गुड ए का जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे, हमें गुड बी क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना, उसका प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, तभी गुड ए का प्रोडक्शन बढ़ा पाएंगे। तो इसीलिए इसका जो स्लोप होता है ना, दैट इज डाउनवर्ड स्लोप। लेफ्ट से राइट तक डाउनवर्ड स्लोप होता है। जैसे जैसे इस एग्जांपल में जैसे जैसे आप क्लोथ का प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे, आपको ये जो दूसरा ऑप्शन है राइस का प्रोडक्शन क्या होगा, कम करते जाना होगा। ठीक है, क्लोथ का प्रोडक्शन अगर बढ़ाते जाएंगे तो राइस का प्रोडक्शन कम करते जाना होगा, तभी पॉसिबल होगा प्रोडक्शन, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। ठीक है, लेफ्ट से राइट साइड में ये स्लोप डाउनवर्ड होता है। दूसरी पॉसिबिलिटी, दूसरी प्रोबेबिलिटी, सॉरी, दूसरी प्रॉपर्टी जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की है, दैट इज, बहुत सारे वर्ड हो गए ना पीपी से, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी प्रॉपर्टी, इसीलिए कंफ्यूजन हो गया। दूसरी प्रॉपर्टी जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की, दैट इज इट इज कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन पे कॉनकेव होता है। आपने साइंस में पढ़ा था ना कॉनकेव कॉन्वेक्स, तो जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ये ऐसा होता है, कॉनकेव होता है, ओरिजिन की तरफ ये कॉनकेव होता है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि हर एडिशनल यूनिट जो हम गुड ए की हर एडिशनल यूनिट बनाते जाते हैं, उसके लिए हमें गुड बी को सेक्रीफाइस करना पड़ता है देन बिफोर। इससे पहले जो गुड बी का जितना प्रोडक्शन कर रहे थे उससे अब कम प्रोडक्शन करना होगा गुड बी का, तभी आप गुड ए का ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए जो इसका कर्व निकल के आता है दैट इज कॉनकेव टू द ओरिजिन, ये ओरिजिन पे कॉनकेव होता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉनकेव टू द ओरिजिन, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे गुड ए का, गुड बी का आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, देन बिफोर, यानी पहले के कंपेयर में उसका आप ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तभी आप गुड ए का प्रोडक्शन बढ़ा पाएंगे। हर एडिशनल यूनिट के लिए आपको गुड बी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो कर्व निकल के आता है ना दैट इज कॉनकेव, वो कॉनकेव निकल के आता है। या फिर हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे ज्यादा रिसोर्सेज हम शिफ्ट करते जाएंगे, देखिए हमें रिसोर्स शिफ्ट करने पड़ रहे हैं ना, हम राइस से क्लोथ पे अपने रिसोर्सेज को शिफ्ट कर रहे हैं। जो पैसा पहले हम राइस के प्रोडक्शन में यूज कर रहे थे वो पैसा हमें क्लोथ के प्रोडक्शन में शिफ्ट करना पड़ रहा है, तभी तो क्लोथ का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, क्योंकि कैपिटल तो हमारे पास लिमिटेड है। ठीक है, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कॉनकेव होता है ओरिजिन पे। इसको दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं क्योंकि हमें रिसोर्सेज शिफ्ट करने पड़ रहे हैं, हमें जो रिसोर्सेज हैं वो राइस से क्लोथ पे शिफ्ट करने पड़ रहे हैं, और उसकी वजह से मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज राइजिंग, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज राइजिंग, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, तो वैसे अभी आप नहीं जान रहे होंगे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। तो अभी केवल जान लीजिए मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है बढ़ती जाती है, इसलिए इसका कॉनकेव होता है, पीपीसी कॉनकेव होता है टू द ओरिजिन। ठीक, तो ये इसकी दो प्रॉपर्टीज हैं। चलिए अब मैं आगे आपको बताती हूँ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वैसे मैं लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ, बट मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जानने से पहले आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पता होना चाहिए। तो बस मैं थोड़ा सा, वैसे मैं लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ पर थोड़ा सा बताती हूँ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव व्हेन अ डिसीजन इज मेड। जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है तो पिछला, मतलब जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, ठीक है, जिस ऑल्टरनेटिव को हम फॉरगॉ कर रहे हैं, हम जिस ऑल्टरनेटिव को गिव अप कर रहे हैं, उसी को कहा जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में एग्जांपल दिया था ना, अगर 1 हेक्टेयर लैंड है, इनके ये 4 यूज हैं,
ठीक है। तो एक रेशनल जो पर्सन होगा वो क्या उस लैंड को किस तरीके से यूज करेगा, फ्लावर को लगाने में यूज करेगा, क्योंकि यहाँ पे इसे मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहा है। तो उस केस में क्या है, ये 10,000 रुपए फॉरगो कर रहा है ना, 10,000 रुपए गिव अप कर रहा है। एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। ये नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव की वैल्यू है जब वो डिसीजन लेगा। तो इस केस में 10,000 इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। बट हमें पीपीसी से रिलेटेड हमें पढ़ना है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यहाँ पे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, ध्यान से समझिएगा। लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ वाई फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स प्रोड्यूस व्हेन रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम वाई टू एक्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे y, यहाँ पे x गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पे y गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, देखिए एक तो ये जो वर्ड है मार्जिनल, मार्जिनल मतलब वन, एक यूनिट। ठीक है, तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है ये एक रेशियो होता है। ठीक है, यानी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है ये रेट होता है, रेशियो होता है विच शोज द लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ वाई। वाई का कितना लॉस होता जा रहा है, वाई जो प्रोडक्शन हो रहा है इसका कितना लॉस होता जा रहा है फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स प्रोड्यूस। जब हम एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाते जा रहे हैं, एक यूनिट एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाते जा रहे हैं, तो वाई का कितना लॉस हो रहा है, आउटपुट का कितना लॉस हो रहा है, उसको कहते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई क्या है, डेल्टा मतलब होता है चेंज, डेल्टा मतलब होता है चेंज, वाई मतलब वाई जो प्रोडक्ट है उसका आउटपुट। ठीक है, तो वाई जो प्रोडक्ट है उसमें कितना लॉस हो रहा है आउटपुट का जब हम एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, लॉस इन आउटपुट ऑफ वाई व्हेन वन मतलब एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स इज प्रोड्यूस, जब एक एडिशनल यूनिट हम एक्स की प्रोड्यूस करते जा रहे हैं, जब हम रिसोर्सेस को वाई से एक्स में शिफ्ट कर रहे हैं। हम वाई के लिए जो रिसोर्सेज यूज कर रहे थे, अब हम उन रिसोर्सेज को एक्स के प्रोडक्शन में यूज कर रहे हैं। तो जो चेंज आ रहा है उसको जब डिवाइड करते हैं तो आपका आता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फिर आप सोच रहे होंगे हम इसको पीपीसी में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना, ठीक है, ये जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ये बेसिकली इट इज द स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। यही है स्लोप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का। ये जो पीपीसी कर्व हम लोग पढ़ रहे थे, अगर ये पूछा जाए कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का स्लोप क्या है, तो यही तो है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैंने आपको मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताया ना, वो क्या है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इस ग्राफ में देखिए, लॉस इन वाई, जब वाई का प्रोडक्शन कितना घटेगा जब x का 1 यूनिट इंक्रीज होगा। x का प्रोडक्शन हमने 1 यूनिट इंक्रीज किया तो y का प्रोडक्शन कितना घट रहा है, यही तो है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, यानी ये क्या है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। ठीक है, और डेल्टा वाई क्या है, डेल्टा वाई जा ग्राफ में देखिए, के वन डेल्टा वाई, डेल्टा एक्स क्या है, एल वन डेल्टा एक्स, के वन डेल्टा वाई, एल वन डेल्टा एक्स। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ए बी बाई बी सी, तो यही तो स्लोप होता है। तो यानी पीपीसी कर्व का स्लोप बेसिकली क्या होता है, पीपीसी कर्व का अगर स्लोप आपसे पूछा जाए तो वो क्या होता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज बेसिकली द स्लोप ऑफ पीपीसी। ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है इसका स्लोप क्या होता है, एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इवन एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने कराया था, उसमें पूछा गया था कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ पीपीसी कर्व, पीपीसी कर्व का स्लोप क्या होता है। तो उसमें कई ऑप्शन थे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और भी कई ऑप्शन थे। तो क्या होता है इसका स्लोप, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्यों होता है ये रीजन मैंने बता दिया, ग्राफ भी यहाँ पे है। ठीक है, तो ये दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। तो यही था आज के पूरे लेक्चर का कंटेंट। उम्मीद करती हूँ कि आज जो मैंने पढ़ाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगी यूटिलिटी, कार्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट हम अगले टर्न पे पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में। तब तक ये चैप्टर अच्छे से, ये जो मैंने लेक्चर आज पढ़ाया है ये अच्छे से तब तक पढ़ कर रखिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।